पेरेंट्स ने भी बोलना शुरू किया, इतना भी बोलना शुरू किया कि सब लड़कियां जब 6:30 बजे घर आ जाती हैं तो तुम 8 बजे क्यों? एक अ, शक के दायरे में मैं ऑलरेडी चली रही थी। मम्मी ने बोला था कि ठीक है अभी तो टाइम है, देखते हैं जब हो जाएगा, पास में आ जाएगा तो बात कर लेंगे तेरे पापा से, अगर वो जाने देंगे तो ठीक है, चली जाइए। मेरी आंख में आंसू थे उस टाइम, क्योंकि मैं बोलते ना मैं अपने कुनबे की पहली लड़की थी जिन जो इतनी दूर आई थी चल के। ऐसे करके साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक के लिए मुझे परमिशन मिला, और तब मुझे लगा कि दूसरे देश में जाके अपने देश का झंडा जब आपके हाथ में होता है, एक एक रोंगटा खड़ा होता है। ये तक भी बोला गया कि हम तेरे लिए भीख नहीं मांग सकते। ऐसे कि ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो सपना मैंने देखा था तो कहीं ना कहीं वो मुझे पूरा करना था। और वो सब चीजें याद भी आ रही थी कि इतना कुछ करके, घर वालों से इतना कुछ सुन के, सोसाइटी से इतना कुछ सुन के, हर बंदे से लड़के, हर बंदे से लड़के वो लड़की 35 लाख रुपए इकट्ठे करके आई। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। कोई 12 लाख रुपए, 17 लाख रुपए 11-12 साल की सेविंग करके वो दाव पे लगा रही है, और उसके बाद उसको सिर्फ 50 मीटर से वापस आना पड़ा। नमस्कार, मैं रीना, गांव बालक की बेटी। मेरा गांव है गांव बालक, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। मेरे पापा एक ट्रैक्टर मैकेनिक हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ। हम 4 बहन भाई हैं। 8वीं क्लास तक मेरी सरकारी स्कूल गांव में ही पढ़ाई हुई। पापा का काम हिसार में था, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी कि हर रोज अप डाउन करना। 35 किलोमीटर के आसपास मेरा गांव पड़ता है, तो हर रोज आने जाने में काफी तकलीफ थी। गर्मी के दिन तो ठीक है, बट सर्दी के दिन हमेशा टेंशन बनी रहती थी कि इतना धुंध है, कैसे आना जाना होगा। तो हम लोगों को हिसार शिफ्ट होना पड़ा, और हिसार में ही फिर मेरी 8वीं के बाद की पढ़ाई शुरू हुई, +2 तक की। +2 में भी मुझे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डाला गया। कहीं न कहीं पेरेंट्स के मन में या फिर मेरे रिलेशन में जो है, उनको लेके ये था कि लड़की अ, गाँव में पड़ी है, तो शहर में आके कहीं बिगड़ ना जाए, या कोई, हमारे देशी भाषा में बोलते हैं कि कोई उलाहना ना लेके आए, ताकि पेरेंट्स को नीचा ना देखना पड़े किसी भी रीजन से समाज के अंदर। तो मेरी +2 की पढ़ाई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। उसके बाद में ही सडनली मुझे फर्दर स्टडी के लिए वो करना था कि कॉलेज में जाना था। तो फिर से वही शुरू हुआ कि कहीं न कहीं लड़की, हमेशा पेरेंट्स के मन में कहीं न कहीं डर बना ही रहता है, और ख़ास करके जब एक किशोर अवस्था होती है, उसके बाद तो थोड़ी ज़्यादा बनी रहती। तो वही सिचुएशन मेरे साथ में भी चल रही थी, और वही हुआ। फिर मुझे याद है मम्मी ने थोड़ा स्टैंड लिया कि देखो हमें अपने बच्चे पे भरोसा है, और वो ऐसा नहीं करेगी, तो उसको आगे की पढ़ाई तो चाहे कोएड स्कूल में करनी पड़े या कॉलेज में करनी पड़े, बट कब तक हम उसको ऐसे छिपा के रखेंगे? कभी तो पेरेंट्स बच्चों को हमें छूट देनी पड़ेगी। ऐसे करके मुझे कोएड लड़के-लड़कियों के कॉलेज में एडमिशन मिला, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था कि मैं कभी जीन्स ना डालूँ उस टाइम में, या फिर जो लड़कियों के लिए छोटे-छोटे जो इंटरेक्शन होते हैं कि लड़का उसका कोई दोस्त ना हो, वो सब मेरे साथ भी ऐसा चल रहा था। बट जिसका लक्ष्य हो सीधे ऐसा हो ना कि मुझे तो यही करना है, तो कहीं न कहीं वो था मेरे अंदर शुरू दिन से ही। और ऐसे करके फिर मैंने अपना डिप्लोमा का स्टडी कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने बात की थी, मेरा दिल्ली एनसीआर में जॉब लगा था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि मेरे सब लोग दिल्ली एनसीआर में आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो मैंने भी बोला था कि सब लोग दोस्त जब दिल्ली गुड़गांव जा रहे हैं तो आप मुझे भी परमिशन दे सकते हो। अ, उस टाइम पेरेंट्स ने बोला कि
अगर तुम्हें कुछ करना है और आगे की पढ़ाई भी अगर कंप्लीट करनी है, तो अगर कुछ करना है तो यहाँ रह के भी कर सकती है, अपना हिसार कोई छोटा एरिया नहीं। वैसे ठीक है, इतना तो एटलीस्ट मुझे परमिशन मिल ही रहा है जॉब करने का। और कहीं न कहीं ये था कि मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो छोटे भाई-बहनों का पढ़ाई का भी वो था कि अगर पेरेंट्स को अगर थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए, कहीं न कहीं अगर मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूँ, तो शायद एक बोझ ना बनूँ और छोटे भाई-बहनों को थोड़ा अच्छा मौका मिलेगा कि वो अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्च उसके ऊपर जाता है। तो ऐसा करके डिपेंडेंट रहना था, तो ऐसा मात्र 3000 में एज़ ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने जॉब स्टार्ट किया था। और ऐसे करते-करते 2 या 3 साल निकल गए थे, जब मेरा मेरे ख़्याल से 6 साढ़े 6,000 का ऐसा सैलरी होगा। ऐसा चल ही रहा था और चलते-चलते 6-7 साल निकले मेरे। फिर 6-7 साल में अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो जॉब और वो ओनर और वो जो आपके साथ में एम्प्लॉयी हैं काम करने वाले, वो आपकी फैमिली बन ही जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ में भी था कि एक फैमिली वाला बॉन्ड बन गया था मेरा ऑफ़िस से। और ऑफ़िस में जब एक टाइम आया कि बहुत बड़ा लॉस हुआ। उस लॉस में सिचुएशन ऐसी थी कि या तो उसको बंद कर दिया जाए या फिर उसको रन करने के लिए कहीं न कहीं से पैसा डाला जाए। और सिचुएशन यहाँ तक की थी कि डेली जब हम सुबह उठते थे, तो टेंशन ये होती थी कि यार आज ₹500 भी नहीं है। तो मतलब हम लोग कैसे एम्प्लॉयी को काम पे भेजेंगे और कैसे वो सब होगा। मैं जो भी कंपनी का एम्प्लॉयी था, जो भी ओनर था, मैं उसको एज़ ए बड़े भाई की तरह ही मानती थी। और 8 साल में इतना अच्छा बॉन्ड भी बन गया था हमारा, तो कहीं न कहीं वो दर्द होता था कि नहीं, ये सब ऐसे नहीं मतलब चल सकता। और फिर थोड़ा मैंने फाइनेंशियली जितना भी मेरे से सपोर्ट हुआ, फैमिली पापा को बोला कि सपोर्ट करना है, तो उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। घर का पैसा मैंने ऑफ़िस में भी डालना शुरू किया, तो ऐसे करके एक खुद से कमिट किया था कि मैं अगर इतने टाइम से जुड़ा हूँ और इतने टाइम से मैंने इस ऑफ़िस ने मुझे दिया है, मेरा साथ दिया है, तो क्यों ना मैं उसके वीक टाइम में उसके साथ में रहूँ। और ऐसे करते-करते कब मैं 6 घंटे की नौकरी 8 घंटे की करने लगी और 8 घंटे की नौकरी 12 घंटे, 14 घंटे पे चलने लगी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला और इन सब के बीच में शायद 5 से 7 साल निकले। और एक तरीके से मैं ऑफ़िस को तो सपोर्ट कर रही थी, बट कहीं न कहीं फैमिली को थोड़ा साइड में रख के मैंने ऑफ़िस को टाइम देना ज़्यादा शुरू किया। इन्हीं के बीच में मेरे फैमिली से बहुत सारे आर्गुमेंट होने शुरू हुए कि सब लड़कियां तो 8 घंटे की जॉब करती हैं, मतलब 9 टू 5 की या 9 टू 6 की जॉब करती हैं, बट तू ऐसा क्यों करती है? मैं कोई रीज़न नहीं दे पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। किसी को समझ नहीं आता है उस टाइम। आप कितना भी समझाओ, फैमिली वालों को आप 1 बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तो बट मेरे घर में तो हर तीसरे दिन का ये क्वेश्चन ही बन गया था कि ऐसा क्यों? बट वो कमिटमेंट मैंने की थी कि जब तक इसका ग्रोथ नहीं होता, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं आता है, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूँगी। वो मेरा सेल्फ कमिटमेंट था और मैं समझाती तो घरवालों को कितनी बार समझाती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इन सब के बीच में भाई ने बोलना शुरू किया, देन पेरेंट्स ने भी बोलना शुरू किया, इतना भी बोलना शुरू किया कि सब लड़कियाँ जब साढ़े 6 बजे घर आ जाती हैं, तो तुम 8 बजे क्यों? एक अ, शक के दायरे में मैं ऑलरेडी चली रही थी। बहुत सारे आर्गुमेंट होने शुरू हुए। तो फैमिली से एक बार का इंसिडेंस मुझे याद है, जब बोला उन्होंने कि ऐसा क्यों? तो मैंने बोला था कि अगर आपको अपने बच्चे पे डाउट है तो आप आओ, मुझे छोड़ के आओ ऑफ़िस में, और अगर मैं 8 बजे तक बैठती हूँ तो आप मेरे साथ में 8 बजे तक बैठो, तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। फिर थोड़ा-सा साइलेंट रहा, मतलब ठीक-ठाक रहा। कुछ टाइम बाद फिर से वही आर्गुमेंट। मुझे याद है कि मैं
12 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया था। 6 बजे मैं ऑफ़िस जाती, 8 बजे मैं आती, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं बीइंग ए पेरेंट्स उनका भी सोचना जायज़ था। बट आर्ग्यूमेंट इतने बढ़ गए थे कि एक बार तो पापा ने बैठा के खुद मुझसे बोला कि क्यों? मतलब सोसाइटी में या फिर समाज में मैं क्या आंसर करूँ कि तुम रात को 9 बजे आती हो? जबकि हमारा इतना इतना बड़ा एरिया नहीं है और पड़ोसी क्या सोचेंगे? तब मुझे याद है कि मैंने पहली बार अपने पापा को बोला था, स्टैंड लिया था अपने लिए कि अगर सोच के देखो ना कि पड़ोसी आपके टफ टाइम में नहीं होते, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं। जब पड़ोसी हमारे टफ टाइम में नहीं होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनका सोचना हमारी ज़िंदगी में क्या मैटर करता है? मैंने कहा अगर पड़ोसियों के सोच से चलना है तो फिर आपको अपने बच्चे पे भरोसा है ही नहीं और अगर भरोसा है तो शायद पड़ोसी कोई मैटर नहीं करते और उस टाइम के बाद शायद मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। बट कहीं न कहीं वो 14 घंटे, 12 घंटे ऑफ़िस तो ग्रोथिंग पे था। ऑफ़िस ने अब भी किया, ग्राउंड लेवल पे भी आया, ग्रोथ भी हुई। बट कहीं न कहीं वो जो लड़की थी रीना, वो रह गई थी घर और ऑफ़िस के बीच में और उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था मतलब ऑफ़िस और घर के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं था। वो जो 8वीं क्लास में लड़की थी, जो कबड्डी टीम मेंबर रही है, वो कहीं न कहीं जो हमेशा बचपन में लड़कों के साथ में खेलती थी, उसका जो बिल्कुल चुलबुली थी, जो हमेशा खेलती और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मतलब कुछ भी करती थी, वो कहीं न कहीं गुम हो गई थी। वो अ, ऑफ़िस लाइफ़ में ही शायद ऐसा था। घर भी अगर मैं उस टाइम जाती, तो सिर्फ़ घर से मम्मी भी बोलती थी कि घर पे सिर्फ़ सोने आती है क्या? फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब और ऐसे करते-करते वो जूझ रही थी अंदर से कि एक मन में एक क्लिक आया कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, ये मेरी लाइफ नहीं है। और तब जाके मेरे एक अ, दोस्त थी उसने बोला कि मैं अमरनाथ यात्रा जा रही हूँ। तब मैंने बोला कि मुझे ये ब्रेक चाहिए। अपने आप से बोला कि कितना मैं काम करती रहूँगी। कहीं न कहीं वो अंदर से ये हो रहा था कि नहीं, ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है और फैमिली से परमिशन का इश्यू था। मैंने जैसे-तैसे करके अमरनाथ यात्रा का परमिट इश्यू करवा लिया था। बहुत हिम्मत से मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे अमरनाथ यात्रा जाना है। मुझे डर था कि कहीं न कहीं जैसे जॉब करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो शायद इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया जाए। मम्मी ने बोला था कि ठीक है अभी तो टाइम है, देखते हैं जब हो जाएगा, पास में आ जाएगा तो बात कर लेंगे तेरे पापा से अगर वो जाने देंगे तो ठीक है, चली जाइए। ऐसे करके मैं घर से निकल तो आई थी, मम्मी की परमिशन के साथ में। मुझे याद है बड़े अच्छे से कि जब मैं जा रही थी घर से बाहर, तब मैं पापा को फ़ोन किया था कि पापा मैं अमरनाथ यात्रा जा रही हूँ। तो पापा ने एक चीज़ बोली थी कि अपना ध्यान रखना। वो ध्यान रखने का मतलब फिर से वही था, लड़की हूँ, बहुत सारे डर होते हैं माँ-बाप के मन में, तो कहीं न कहीं वो डर मेरे पेरेंट्स के अंदर भी था। बट मैं उसको आज बहुत भली-भाँति समझती हूँ। और ऐसे करके जब मैंने अमरनाथ गुफ़ा के सामने मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था और बोला था कि थैंक यू, आपने अपनी बेटी पे भरोसा किया और मेरी आँख में आँसू थे उस टाइम। क्योंकि मैं बोलते हैं ना मैं अपने कुनबे की पहली लड़की थी जो इतनी दूर आई थी चल के और ठीक अमरनाथ गुफ़ा के सामने थी। अगर वो मम्मी, माँ उस पे भरोसा ना कर पाती लड़की के ऊपर, तो शायद वो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और मैं ये मानती हूँ कि उस दिन शायद भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ही रहा होगा कि मेरे को माउंटेन ने इतना अट्रैक्ट किया कि मैं अपने आप को जान पाई, पहचान पाई और शायद माउंट एवरेस्ट का सपना देख पाई। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती। अमरनाथ यात्रा कंप्लीट हो चुका था और कहीं न कहीं माउंटेन ने बहुत अट्रैक्ट किया था मेरे को और
एक जो छवि मैं ढूँढ रही थी, एक पहचान जो ढूँढ रही थी, शायद मुझे लग रहा था कि माउंटेन वो मुझे पहचान दिला सकते हैं। और ऐसे करके जर्नी शुरू हुई, गूगल किया, लेकिन माउंटेन को स्टार्ट कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। और गूगल तब किया तो एक ट्रैक के बारे में पता चला मुझे। अ, जनवरी 2019 में लद्दाख के अंदर जस्कर रिवर है और वो पूरी जम जाती है जनवरी फरवरी के महीने में और उसी के ऊपर 65 किलोमीटर आपको चल के जाना होता है। एक 13 या 15 मीटर की पूरी फ्रिज बन जाता, मतलब रिवर जो पानी है उसका वो जम जाता है और उसी के ऊपर आपको चलना होता है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है -30 के आसपास। तो कहीं न कहीं वो चैलेंज था मेरे लिए और एक ये भी था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जो मैं पहचान ढूँढ रही हूँ माउंटेन से, वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। -30 टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ऐसे करके मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में वापस से गूगल किया, सर्च किया कि अभी आगे क्या करूँ? मुझे माउंट किलिमंजारो जो साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, उसके बारे में पता चला था। जिसका मोटा-मोटा अगर मान के चलूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा था। बट मन में ये था कि घर वालों से परमिशन कैसे लूँगी इंडिया से बाहर जाने की, और कभी गई नहीं थी। गई थी तो सिर्फ़ अमरनाथ यात्रा या फिर लद्दाख। लेकिन दूसरे देश में जाना तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था। कहीं न कहीं वो डर बना हुआ था कि कैसे कर पाऊँगी। वीज़ा चाहिए, फिर फंडिंग चाहिए और फिर अगर माउंटेन ट्रैक मैं कर रही हूँ ऑब्वियसली वो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, तो बिना नॉलेज के कैसे कर पाऊँगी? फिर कहीं न कहीं से मुझे पता चला बेसिक माउंटेन कोर्स के बारे में और ऐसे करके बेसिक माउंटेन कोर्स 28 दिन का होता है और जिसके अंदर अ, रोक, स्नो और हार्ड आइस या फिर जो पर्वतारोहण के अंदर हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज और वो सब कि आप एक नेचर के उसमें रहते हो, हाइट जब आप गेन करते हो, एक एल्टीट्यूड आप गेन करते हो, तो उसके अंदर आपको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें नॉलेज के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जब आप एक फ़ील्ड में जाते हो, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए और मुझे वो लगा और ऐसे करके मैंने बेसिक कोर्स कंप्लीट किया। उसके जस्ट बाद में ही मैंने एडवांस माउंटेन कोर्स भी कंप्लीट किया, क्योंकि मन में ये आ ही चुका था कि पर्वतारोहण एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पे मुझे वो जो पहचान मैं ढूँढ रही थी, वो मुझे वो दिला सकता है। और ऐसे करके फिर जब एडवांस कोर्स कंप्लीट हुआ तो हिम्मत आ चुकी थी। 28 दिन के लिए मेरी फैमिली ने मुझे परमिशन दी थी बाहर रहने की, तो कहीं न कहीं ये था कि चलो अभी विदेश जाने की परमिशन तो मुझे मिल ही जाएगी। ऐसे करके साउथ अफ्रीका हाईएस्ट पीक के लिए मुझे परमिशन मिला और तब मुझे लगा कि दूसरे देश में जाके अपने देश का झंडा जब आपके हाथ में होता है, एक-एक रोंगटा खड़ा होता है और जब इतनी हाइट के ऊपर आप देश का झंडा लहरा रहे हो, तो वो शब्द नहीं है आपके पास में। इतनी माइनस टेम्परेचर होता है, एक एल्टीट्यूड होता है, ठंड में आप ठिठुर रहे होते हो। उसके बाद इतना मतलब टायर्ड होता है कि आप चल रहे हो, 11 घंटे से चल रहे हो, 12 घंटे से चल रहे हो, भूख-प्यास सब सब लगी होती है और माइंड भी आपका 30% काम करना बंद कर देता है और ऐसे मोमेंट के अंदर जब आप देश का झंडा आपके हाथ में होता है, तो कहीं न कहीं ये एक प्राउड खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट होता है कि दूसरे देश में जाके आप अपने देश का झंडा लहरा रहे हो। तो मैंने वो मोमेंट फ़ील किया था फर्स्ट टाइम और उस मोमेंट को मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि ये मोमेंट मेरी ज़िंदगी में से कभी जाए। इतना मतलब टच कर लिया था उस मोमेंट ने। और आने के बाद में जब अ, मीडिया पर्सन से बात हुई, तो न्यूज़पेपर में आना शुरू हुआ। लोगों को पता चलने लग गया कि मैं माउंटेन क्लाइंब करती हूँ और मेरी फैमिली को उस टाइम पता चला कि मैं एक माउंटेनियर बनने जा रही हूँ और मेरा ऐसे-ऐसे मतलब ऑफ़िस के अलावा भी मैं एक स्पोर्ट्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स में ऐसे पार्टिसिपेट कर रही हूँ, माउंटेन क्लाइंब कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं एक
वो फ़ेथ मुझे मेरे परिवार की साइड से मुझे देखने को मिला मेरे ऊपर, और एक भरोसा उस टाइम शायद कहीं न कहीं मैंने अपनी परिवार का जीत लिया था, जो मैंने खोया था उस चीज़ को। तो फैमिली ने थोड़ा-थोड़ा परमिशन देना शुरू किया, और 19 ऐसे कंप्लीट किया, तो 2020 में आप सबको पता है कि मेरा माउंट एवरेस्ट का सपना बन चुका था कि मुझे 2020 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। बट देखिए ना कि अ, नेचर के सामने किसी की नहीं चलती, और एक माउंटेनियर उस माउंटेनियर से ज़्यादा इसको कोई नहीं समझ सकता। अगर मैं हाइट की बात करूँ, या हम लोग नेचर के बीच में रहते हैं, बट 2020 ने तो जब कोविड आया तो हर हर बंदे को ये चीज़ एहसास करवाया कि प्रकृति के सामने आप कुछ भी नहीं हो, और हम सब घर में कैद थे। 1 साल तक यही सिचुएशन रहा, और इसी के बीच में मेरा सपना भी कहीं न कहीं कैद था, और मुझे लग रहा था कि शायद वो सपना कभी पूरा ही ना हो, क्योंकि एवरेस्ट के लिए 30 लाख रुपए इकट्ठे करना, अ, मैं सोच भी नहीं सकती एक मोमेंट पे आके कि जो लड़की 10-12 हज़ार कमा रही हो, और उसके पापा का भी इतना इनकम नहीं हो, तो वो कैसे मतलब 30 लाख रुपए इकट्ठे कर पाएगी। बट कहीं न कहीं मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली रखी, और मदर्स डे पे 104 किलोमीटर साइक्लिंग 4 घंटे में कंप्लीट किया, और वो डेडिकेट किया मेरी मदर को, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न था वो मेरे लिए, कि उन्होंने घर से परमिशन से लेके माउंटेन क्लाइंब तक एक बहुत बड़ा ये था कि मैं अपनी मम्मी के लिए क्या कर पाऊँ। शायद उनकी वजह से ही ये सब हो रहा था। और 21 में माउंट नून कम क्लाइंब किया, देन 22 में जुलाई 22 में 70 घंटे के अंदर लद्दाख की 2 पीक मैंने क्लाइंब की, जो एक स्टेट रिकॉर्ड था। आप सभी को याद होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, हर घर तिरंगा। हमारे हर भारतीय के लिए वो एक बहुत प्राउड का मोमेंट था, और कहीं न कहीं मुझे भी लगता था कि एज़ ए माउंटेनियर मैं क्या कर सकती हूँ? और इसी कैंपेन को स्टार्ट आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस को क्लाइंब करने गए थे, और माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट करने वाली 24 घंटे के अंदर मैं पहली भारतीय महिला थी। तो मेरे लिए तो वो डबल खुशी का मौका था, और मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था कि उस दिन मैं अपने देश का झंडा लहरा पाई। जब हर भारतीय अपने भारत में सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो हम लोग दूसरे देश में उस कैंपेन को अ, सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था। देन मेरा सेम बहुत बड़ा लक्ष्य था मेरा, एवरेस्ट 23, और उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी चाहिए था। तो 22 से अगर मैं पहले की बात करूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मेल्स किए, ईमेल्स किए। पर्सनली अगर मुझे कोई बोलता कि अरे वो समाज सेवी है, आप उसके पास जाओ अपना प्रोफाइल लेके, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर पाए फंड के मामले में, या मुझे जो भी कोई पर्सन मिलता था, जो भी कोई मुझे बोलता था कि वो तेरी हेल्प करेगा, मैं पर्सनली जाके उससे मिलती थी, बात करती थी। शायद 30 से 35 फाइल्स ऐसी होंगी जब मैं दे के आई हूँ, और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 22 के बाद में जब नेशनल रिकॉर्ड बना, तब लोगों ने फेथ करना स्टार्ट किया। वो हौसला देना शुरू किया, और मुझे भरोसा किया, और क्राउड फंडिंग की हेल्प से मेरा 23 का 12 साल के अंदर मैंने जितना भी कमाया था, वो सब मैंने माउंटेन के अंदर डाल दिया। उसके बाद लोगों ने सपोर्ट किया, इवन किसी के मुझे याद है एक ₹10 का जीपे भी आया था मेरे पास में, और बोला था कि दीदी मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे पास इतना फंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपना सपना पूरा करो। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी ब्लेसिंग्स थी, जिससे मेरा 23 अ, के अंदर 35 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हुआ, और मैं एवरेस्ट क्लाइंब करने गई। बट एवरेस्ट क्लाइंब 23 में नहीं हुआ। मुझे लक्ष्य से सिर्फ 50 मीटर वापस से आना पड़ा। क्या क्या समझते हो आप 50 मीटर को? शायद कुछ भी नहीं। अगर मैं बताने के लिए आपको बोल दूँ कि अरे मैं 50 मीटर से वापस आई हूँ, तो एक अचंभा सा होता है ना?
यार 50 मीटर तो बहुत छोटा-सा होता है। हाथ भी ऐसे करोगे तो वो 50 मीटर पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो 50 मीटर मुझे 5 साल की जर्नी पीछे लेके चला गया। 35 लाख रुपए इकट्ठे किए थे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली लड़की ने। हर उस बंदे के सामने शायद अपनी डिग्निटी रख के उस बंदे से हेल्प माँगी थी कि ये मेरा सपना है और आप इस सपने में मेरी हेल्प करो। वो 50 मीटर एक शेरपा के सामने वो लड़की शायद भीख की तरह बोली थी कि दाई ऐसा मत करो। वापस से 35 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो पाएँगे। मैं इतनी जल्दी यहाँ से वापस नहीं आ सकती। मेरी मंजिल सिर्फ़ मुझसे 50 मीटर दूर थी और मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। मैं हर एक उस स्टेप पे मुझे याद आ रहा है कि मैं हर एक उस स्टेप पे बोली थी दाई को कि दाई ऐसे वापस मत लेके जाओ। वापस शायद मैं ना आ पाऊँ। हर एक स्टेप पे लग रहा था कि क्यों ना यहीं पे ख़त्म कर दूँ क्योंकि उस 35 लाख रुपए इकट्ठे करने में मैंने घर वालों से बहुत कुछ सुना था। इवन घर फैमिली से, पेरेंट्स से, भाई से, सबसे झगड़े हुए। ये तक भी बोला गया कि हम तेरे लिए भीख नहीं माँग सकते। ऐसे कि ठीक है, कोई बात नहीं। बट वो सपना मैंने देखा था तो कहीं न कहीं वो मुझे पूरा करना था। और वो सब चीज़ें याद भी आ रही थी कि इतना कुछ करके, घर वालों से इतना कुछ सुन के, सोसाइटी से इतना कुछ सुन के, हर बंदे से लड़ के, हर बंदे से लड़ के वो लड़की 35 लाख रुपए इकट्ठे करके आई। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। कोई 12 लाख रुपए, 17 लाख रुपए 11-12 साल की सेविंग करके वो दाँव पे लगा रही है और उसके बाद उसको सिर्फ़ 50 मीटर से वापस आना पड़ा। नहीं थी वापस आने की हिम्मत। मैं रात को 10 बजे के आस-पास अपने टेंट में पहुँची थी और मेरे जो टीममेट था, उसने पूछा था कि सबमिट हुआ क्या? और मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ आंसर था ही नहीं मेरे पास में। सब कुछ तो खत्म हो गया था उस 50 मीटर पे। बट कहीं न कहीं ये था कि सपना छूटा है तो पूरा तो करना है, वापस तो आना है क्योंकि मैं अपनी गलती ढूँढ ही नहीं पा रही थी, कि मैं क्यों वापस आई हूँ और मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि क्यों हुआ ये सब? क्या सिखाना चाहता है भगवान मुझे? क्या नेचर मुझसे चाहती है? मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। इवन यहाँ तक मेंटली सिचुएशन ऐसा हुआ कि क्रैम्पॉन मेरा उल्टा लगा। उल्टा वाला मतलब लेफ्ट वाला क्रैम्पॉन मैंने राइट में डाला, राइट वाला क्रैम्पॉन लेफ्ट में डाला और एक जगह पे ऐसा भी आया कि वो खुला और मैंने अपने दाई को बोला कि दाई मेरा क्रैम्पॉन ओपन हो रहा है। क्योंकि जब आप 85 डिग्री एंगल पे चलते हो तो बिना क्रैम्पॉन के नहीं चल सकते। आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है। 7,000 से मीटर आप ऑक्सीजन लगा के चल रहे हो। एक तरीके से हम नॉर्मल पर्सन को भी ऑक्सीजन तब देते हैं जब वो वेंटिलेशन पे होता है और हम तो ऑलरेडी मतलब 7,000 से ऊपर ऑक्सीजन लगा के चल रहे हैं, तो डेथ ज़ोन में चल रहे हैं। एक-एक साँस हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहा है। ऐसे जैसे-तैसे करके मैं कैंप 2 पे आई, बट कैंप 2 पे आने के बाद हिम्मत नहीं थी कि मैं खुम्बू आइस फॉल बेसिकली बहुत बड़े-बड़े बोल्डर हैं। जब आप कैंप 1 पहुँचते हो बेस कैंप के बीच में, सबसे एवरेस्ट क्लाइंब करते समय सबसे डेंजर वाला जो पॉइंट है वो खुम्बू आइस फॉल है कि मैं उस माइंडसेट से वापस बेस कैंप पे जा पाऊँ। और ऐसे करके कैंप 2 से मैंने सीधा रेस्क्यू लिया और मैं 24 घंटे तक काठमांडू के हॉस्पिटल में रही और उसके बाद जब मुझे घर आना था तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी कि मैं घर जाऊँ तो कैसे जाऊँ? सब याद आ रहा था कि
जिन बंदों ने ये बोल दिया था कि तुम्हारे लिए हम नहीं लड़ सकते, तो फिर उनके पास वापस जाऊँ, ना जाऊँ, कैसे वो हिम्मत जुटा पाऊँगी उनको फेस करने की? कैसे वो हिम्मत लाऊँ कि जिस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया, जो मुझे डोनेशन दिया, चाहे वो ₹1 का हो, चाहे वो लाख रुपए का हो, मैं उन सबको कैसे फेस कर पाऊँगी? और घर आते-आते मैं एक कोना ढूँढ रही थी कि मुझे वो कोना मिल जाए, बट शायद मैं छुपा रही थी अपने आप को और हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर वो सब फेस करने की कि मैं करूँ या ना करूँ, कैसे करूँ? 3 महीने तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कब खाना मिल रहा है, मुझे बेड पे खाना मिल जाया करता था। मेंटली सपोर्ट मिल रहा था फैमिली की साइड से कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है, बट मैं पीछे का कुछ भी नहीं भूल सकती थी। उन 3 महीने की जर्नी में कोई भी होश नहीं था। 3 महीने के बाद याद आया कि जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। यहाँ से शायद मुझे वापस से शुरुआत करनी चाहिए। उस 50 मीटर का मुझे आंसर ढूँढना चाहिए कि मैं 50 मीटर से क्यों वापस आई। मैं 50 मीटर से वापस आई थी और इस 50 मीटर को समझने में मेरे 3 महीने लगे। 3 महीने में शायद मैं वो घर का वो कोना ही ढूँढती रही, जहाँ पे मैं अपने आप को पहचान पाऊँ। बट मुझे कहीं भी वो जगह नहीं मिली थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट तो किया, मेंटली मुझे वो सिस्टम समझ आ रहा था कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली हिम्मत दे रहे हैं वो मुझे। बट जब मैं ही मेरे साथ में नहीं थी, तो वो हिम्मत भी काम नहीं दे रही थी। फैमिली वालों ने बहुत बोला कि यहाँ पे ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। आ जाएँगे, पैसे भी वापस आ जाएँगे, तू अपना सपना भी पूरा कर लेगी, बट एट लीस्ट इस कमरे से बाहर आना तो शुरू कर। बट मुझे कहीं न कहीं वो हमेशा ये लगता था कि मैं उनको फेस कैसे करूँ, जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, जिन लोगों ने शायद ₹1 डोनेशन करके, किसी ने लाख रुपए डोनेशन करके मेरे ऊपर भरोसा किया था, मैं उनको क्या जवाब दूँगी? उनके सामने कैसे जाऊँ? मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया था, मैं किसी से भी नहीं मिलती थी और जब फैमिली वाले मेंटली सपोर्ट भी दे रहे थे, तो वो सब भी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे मैंने एवरेस्ट 23 के लिए पैसे इकट्ठे किए, आर्ग्यूमेंट हुए, फैमिली वालों ने भी एक मोमेंट पे आके ऐसा सपोर्ट करना बंद कर दिया कि हम तेरे साथ में फाइनेंशियली किसी से हेल्प माँगने नहीं जाएँगे। किसी के सामने ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे बच्चे को सपोर्ट कर दो। एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे याद रहती थी, जो मुझे हमेशा दर्द में रखती थी, यही कि अपने घरवालों से ये सुनना कि तेरे लिए हम भीख नहीं माँग सकते थे। वो हमेशा मेरे को चुभती थी वो चीज़। बट कहीं न कहीं मैं अपने आप को फ़ील नहीं कर पा रही थी कि मैं हूँ क्या? क्यों वापस आई? क्या मतलब प्रकृति ऐसा क्या सिखाना चाह रही थी मुझे? इन्हीं सब के बीच में हमेशा जूझती रही, 3 महीने डिप्रेशन में रही। 3 महीने के बाद में जब थोड़ा-सा होश आना शुरू हुआ, तब लगा कि 2017 में मैंने एक लाइन लिखी थी अपनी डायरी के अंदर, जब मैं ऑफ़िस की प्रेशर कहीं न कहीं झेल रही थी। घर वालों से झगड़े जब हो रहे थे, तो लिख रही थी, क्या लड़कियों की यही ज़िंदगी होती है? और एक अपना लक्ष्य, एक गोल मैंने डिसाइड किया था। तब एक लाइन लिखी थी कि मेरे जैसी कितनी हज़ारों, करोड़ों ऐसी लड़कियाँ हैं, जो परिवार के प्रेशर से, समाज के प्रेशर से या फिर जल्दी शादी होना और बहुत सारे हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हैं, जो एक लड़कियाँ झेलती हैं और कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं, जो अपना सपना पूरा कर पाती हैं। वो लाइन मुझे याद आई, तो अंदर से एक हिम्मत मिली कि
रीना तू वो नहीं हो सकती। सिर्फ 50 मीटर से वापस आई है, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने तुझे रास्ता दिया है तो लड़ने की हिम्मत भी वही देगा। और थोड़ा थोड़ा आर्ग्यूमेंट फैमिली से होना शुरू हुआ, मुझे डिस्ट्रक्शन आना शुरू हुआ। तो ऐसे करके मैंने खुद से दूर किया अपनी फैमिली को, और डिसीजन लिया कि ये लड़ाई मेरी है तो मैं ही हिम्मत करूं, और अपनी फैमिली से घर से बाहर रहना शुरू किया। अकेले अपनी उस सिचुएशन को झेला, अकेले कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं, अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का, फंडिंग का। और गोल तो मेरे साथ ऑलरेडी था, जो मैं सिर्फ 50 मीटर से वापस आई थी। पहले मुझे और चीज़ें डिसाइड करनी थी कि मैं अपने जो डिसीजन है वो खुद ले पाऊँ, क्योंकि जब मैं वापस आई थी तो वो मेरा शेरपा का डिसीजन था कि मैं 50 मीटर से वापस जाऊँ, ऑक्सीजन ना होने की वजह से। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं माइंड में थी कि उन चीज़ों से कैसे मैं टैकल करूँ? कैसे मैं अपनी चीज़ें खुद करूँ, खुद का खाना खुद बनाऊँ, एक्सरसाइज़ का, टाइम मैनेजमेंट का, कैसे मैं उन चीज़ों को ऐसा हिम्मत लेके आऊँ कि अकेले भी इंसान कंप्लीट होता है, वो अपनी सब चीज़ें कर सकता है। और हर इंसान के पास में जब गोल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो कहीं न कहीं छोटी पड़ जाती हैं। तो फाइनेंशियली जो प्रेशर था, वो एक तरीके से मैंने साइड में ही रख दिया था कि भगवान जाने अब। अब वो मुझे 50 मीटर से वापस लेके आया है, तो आगे का रास्ता मुझे वही देगा, और बाकी सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया। बट हाँ, मेरे मन में ये ज़रूर था कि मुझे ये सपना मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकती, यहाँ से मुझे पूरा करना है। इन्हीं के बीच में जिनके साथ में मैं क्लाइंब करने गई थी एवरेस्ट, उनको पता था कि ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में हूँ। इतना एक इतना अमाउंट लगा के सिर्फ मैं इतने छोटी-सी दूरी से मैं वापस आई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक और माउंटेन के लिए तू क्लाइंब करने आ जा। और मैंने कहा था कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फिर से एक माउंटेन क्लाइंब कर पाऊँ। और उन्होंने उस चीज़ को समझा शायद, और फिर बोला कि तू इतने पैसे अरेंज कर कि तू अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर, आने-जाने का खर्चा देख, बाकी सब हम देखेंगे। और वहीं से मैंने अमा डबलम क्लाइंब किया। अमा डबलम एक ऐसी पीक है जिस माउंटेनिंग फील्ड में लोग ऐसा मानते हैं कि एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले लोग, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो क्लाइंब करने वाले लोग कभी-कभी अमा डबलम को क्लाइंब नहीं कर पाते हैं। और ये भी धारणा है कि जिसने अमा डबलम को क्लाइंब किया है, उसका एवरेस्ट तो पक्का होगा ही होगा। तो कहीं न कहीं जो जिस कंपनी के साथ में मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था, उन्हीं के साथ में अमा डबलम क्लाइंब किया, तो उस ग्रुप को कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कहीं न कहीं तो कोई तो लूपहोल्स रहा है जो ये इतना इतना पास से वापस आई। और वहीं से मैं ये भी मानती हूँ कि अमा डबलम का आशीर्वाद रहा है, जहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिली। अपनी एवरेस्ट जर्नी के एवरेस्ट जर्नी में जो मैं फंडिंग के लिए या फिर मेंटली जो स्ट्रगल कर रही थी, कहीं न कहीं से वो मुझे हिम्मत वापस आई, और एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और इसी के दौरान में मेरी अनूप सर से बात हुई एक इंटरव्यू के चलते हुए, और उन्होंने मेरा स्टोरी कवर किया, और स्टोरी में पता नहीं क्या उनको ऐसा लगा कि मुझे इसकी स्टोरी में इसका हेल्प करना चाहिए। एक लड़की है जो इतना स्ट्रगल कर रही है, तो कहीं न कहीं समाज में ऐसा बोलते हैं कि बुरे लोग हैं, तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, आपके साथ खड़े होने वाले लोग भी हैं। तो उनमें से एक पर्सन था, और वो मेरे गाँव के पड़ोस के गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं। ऐसे करके उन्होंने मेरे गाँव में ही अ, अनिल भैया हैं, अनिल बालकिया, जिससे बात की कि अरे तुम्हारे गाँव की लड़की है, और वो इतना स्ट्रगल कर रही है कि फंडिंग को लेके, तो वो कैसे कर पाएगी अकेले। और तो पूरे गाँव ने सपोर्ट किया, और अनिल भैया ने मुझे स्टोरी सुना, और 7 दिन का टाइम माँगा। और उस 7 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि जितना भी एवरेस्ट का खर्चा होगा, या जितना भी तेरा जर्नी का खर्चा होगा, उसकी ज़िम्मेवारी अब हमारी। और मेरे पूरा गाँव मेरा साथ में खड़ा था उस टाइम। शायद
मुझे वो एक 50 मीटर से वापस आने का रीज़न मुझे मिल रहा था कि शायद गाँव के कनेक्शन थोड़ा-सा कहीं न कहीं अ, इतना डिस्टेंस बना उसके अंदर और वो मुझे वापस से मिल रहा था। वो जो हमेशा एक बंदे की जब जड़ें मजबूत होती हैं, तो वो मुझे कहीं न कहीं वो मिल रहा था कि एक पौधे की जड़ें अगर मजबूत होंगी, वो मजबूती मुझे मिल रही थी और पूरा गाँव मेरे साथ में खड़ा था और मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिल रही थी। ऐसे करके 24 में अ, मेरा धौलागिरी एक्सपीडिशन था वर्ल्ड 7th हाईएस्ट पीक। देन था एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है। धौलागिरी कैंप 2 में हमने 4 बार ट्राई किया बट वो नहीं ओपन हुआ क्योंकि सेम प्रकृति नेचर के सामने आप कुछ भी नहीं हो। रूट ओपन ना होने की वजह से हमें वाइंड अप करना पड़ा और एवरेस्ट जब मेरा एक्सपीडिशन था तो मुझे लगा कि 23 के अंदर जो मैं एक लक्ष्य लेके चली थी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट और दुनिया की 4th हाईएस्ट पीक माउंट लोत्से मुझे क्लाइंब करनी है तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि 24 में भी अगर मैं उसी लक्ष्य को साथ में लेके चलूँ, तो शायद मेरा वो 2023 का जो सपना था वो 2024 में पूरा हो। बट देखिए कभी-कभी होता है और बहुत बार मैं सुनती भी हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और हुआ भी सही। 24 में आप सबकी दुआओं से दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की सबसे चौथी ऊँची चोटी माउंट लोत्से 20 घंटे 50 मिनट में एक नेशनल रिकॉर्ड के साथ में क्लाइम किया, वो भी आप सबकी दुआओं की वजह से। आप सब साथ में थे तो वो पॉजिटिव एनर्जी थी मेरे साथ में और वो फ़ील भी हुई कहीं न कहीं। तो हम सब उस दिन 21 तारीख मई मई 21 को 2024 में हम सब दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पे अपने देश का झंडा लहरा रहे थे और मैं ब्लेस मानती हूँ उस चीज़ को कि आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है, अभी तक। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, बट मेरा हमेशा से रहा है कि एक पर्सन जब ऊँचाइयों को छू लेता है, तो कहीं न कहीं आप लोगों का साथ छूट जाता है। बट मैं ये नहीं चाहती, मैं हमेशा बनी हूँ तो आप सबकी दुआओं की वजह से। कल ये सिर्फ़ एक रीना भट्टी का सपना था, बट आप सबके साथ में मिलके रीना भट्टी आज एक दूसरा लक्ष्य भी साथ में लेके चल रही है, कि जैसे रीना ने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी को अपने देश का झंडा लहराया, वैसे ही अगर वो अपनी ज़िंदगी में 10 लड़कियों को अगर माउंट एवरेस्ट तक पहुँचा पाए, तो शायद उसकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और इन सब में आप लोगों का साथ मुझे ऐसे ही चाहिए। अ, अभी जो मैं फेस कर रही हूँ कहीं न कहीं, लोग बोलते हैं कि जब आप अचीव कर लेते हो तो सेलिब्रिटी का टैग आपको मिल जाता है। मैं आज भी यही बोलती हूँ कि मैं आज भी वही साधारण लड़की हूँ। सेलिब्रिटी करके आप मुझे दूर ना करें और इस सपने के अंदर मैं यही चाहूँगी कि आप सबका मुझे साथ चाहिएगा। मैं अकेले पहले भी कुछ नहीं कर पाई थी और आगे भी शायद कुछ ना कर पाऊँ। आप हो तो मैं हूँ। और आप अगर साथ छोड़ दोगे, तो शायद रीना ये सपना, सपना ही रह जाएगा बट आप सबकी वजह से मेरा माउंट एवरेस्ट का सपना भी पूरा हुआ और मैं चाहती हूँ कि ये भी सपना पूरा हो। धन्यवाद।